हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू द थोरेक्स यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम्स। जो 5 किंगडम दिए थे आर.एच. व्हिटेकर ने, कब दिए थे? 1969 में। वो कौन कौन से थे? बेसिकली मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। इन पांचों किंगडम के क्या क्या बेसिक्स कैरेक्टर है, इसके रिगार्डिंग एक टेबल बनी है एनसीईआरटी में, टेबल नंबर 2.1। बेसिकली उसी टेबल को डिस्कस करने वाले हैं हम यहाँ पे। तो पांचों किंगडम के अंदर कौन से टाइप के सेल है, कौन सी सेल वॉल है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है या नहीं है, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वो सब हम टेबल की फॉर्म में समझेंगे जो एनसीईआरटी में ऑलरेडी बनी हुई है। बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं किंगडम के नाम लिख रहा हूं यहाँ पे आपके सामने। पहला किंगडम हम लिखते हैं मोनेरा बेसिकली, दूसरा लिखते हैं प्रोटिस्टा, तीसरा लिख देते हैं हम फंजाई बेसिकली, चौथा लिखते हैं प्लांटी, पांचवा लिख लेते हैं एनिमेलिया। इस मोनेरा के अंदर जनरली सारे बैक्टीरिया आते हैं, है ना। और इस प्रोटिस्टा के अंदर कुछ डाइएटम्स आते हैं, डाइनोफ्लेजेलेट्स आते हैं और कुछ प्रोटोजोआ भी आते हैं। जब डिटेल में पढ़ेंगे तो और डिस्कस करेंगे। फंजाई के अंदर आती है फंगस, फफूंद जिसे बोलते हैं, है ना। और प्लांटी के अंदर आते हैं दुनिया के सारे प्लांट्स, और एनिमेलिया के अंदर आते हैं दुनिया के सारे एनिमल्स। चाहे छोटा सा मच्छर को ले लो, वो भी एक एनिमल है, चाहे बड़ा सा बड़ा हाथी ले लो, वेल फिश ले लो, वो सब भी क्या है? एनिमल्स है। तो वो सब भी यहाँ पे आते हैं बेसिकली। अब हम बात करते हैं इन सभी किंगडम के अंदर कौन से टाइप के सेल है। हम जानते हैं सेल दो टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। हम बात करते हैं सेल का टाइप क्या है बेसिकली। अगर मैं यहाँ पे लिखूं सेल का टाइप, जो कि एनसीईआरटी में ऑलरेडी लिखा हुआ है, ध्यान से फोकस से समझना है। सेल जो है दो ही टाइप के हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रो का मतलब पुराने टाइप के सेल। बैक्टीरिया के अंदर पुराने टाइप के सेल होते हैं। कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक। बाकी सब में क्या होता है? यूकैरियोटिक होता है बेसिकली। आई होप मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर पाया हूं। केवल बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल होता है। बाकी सभी प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, इनमें क्या होता है? यूकैरियोटिक सेल होता है, फुली डेवलप्ड सेल होता है बेसिकली। इन दोनों सेल को जब मैंने डिटेल पढ़ाया था सेल चैप्टर के अंदर बेसिकली, तो मैंने बता दिया था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहां पे होती है और कहां पे नहीं होती। अगला ही पॉइंट लिख लेते हैं हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में। न्यूक्लियस के बाहर कहां पे मेम्ब्रेन है और कहां पे मेम्ब्रेन नहीं है बेसिकली। अगर प्रोकैरियोटिक सेल है तो इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे क्या है? एब्सेंट है। अगर यूकैरियोटिक सेल है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी? प्रेजेंट होगी। यानी कि इन सब में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी? प्रेजेंट होगी। एनसीईआरटी में ऑलरेडी लिखा गया है, केवल फोकस से समझना है। अंडरस्टूड और नोट? अगर हमने सेल का टाइप समझ लिया है तो अब हम समझते हैं कि बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है उस बॉडी के अंदर सेल कितने टाइप के हैं, टिश्यू कितने टाइप के हैं, ऑर्गन कितने टाइप के हैं, या फिर सेल है या टिश्यू है या टिश्यू नहीं है, इन सारों को मिला के बोलते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। यहां पे देखना, बहुत ध्यान से लिखते हैं, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं हम। प्रोकैरियोटिक जो सेल है ना, एक ही सेल है, बहुत छोटा सा। यहां पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ऑर्गेनिज्म कौन सा है? अरे बैक्टीरिया ही तो है। उस बैक्टीरिया के अंदर एक ही सेल होता है जो कैसा होता है? प्रोकैरियोटिक होता है। अंडरस्टूड और नॉट? अगर एक ही सेल है तो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसे लिखेंगे? यूनिसेलुलर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यूनिसेलुलर। यहां पे जो आते हैं उनमें एक ही सेल है, यूनिसेलुलर लिखेंगे। जो प्रोटिस्टा होते हैं उसमें डाई एटम्स, डाइनोफ्लेजिलेट्स और क्या आते हैं? प्रोटोजोआ आते हैं। वो सभी यूनिसेलुलर होते हैं। जैसे सुना होगा अमीबा, पैरामीशियम, ये सब क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। लेकिन वो सेल कैसा होता है? यूकैरियोटिक होता है। मोनेरा के अंदर जो ऑर्गेनिज्म आते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, वो भी यूनिसेलुलर है, लेकिन वो सेल है कैसा? प्रोकैरियोटिक। यहां पर जो आते हैं वो भी यूनिसेलुलर है, लेकिन वो सेल है कैसा? यूकैरियोटिक सेल है। ये डिफरेंस हो गया दोनों में। अंडरस्टूड और नॉट? इन दोनों किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिज्म है उन सब के अंदर एक ही सेल है बेसिकली। आगे फंजाई किंगडम में जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं उन सब के अंदर क्या होता है? मल्टी सेलुलर कॉम्पोजिशन होता है। क्या होता है? मल्टी सेलुलर। इनकी जो बॉडी होती है इनमें बहुत सारे क्या होते हैं? सेल्स होते हैं। सेल्स अगर जुड़ेंगे, अगर एक ही सेल होगा तब तो वो जुड़ेगा किससे? एक ही रहेगा, पड़ा हुआ रहेगा, यूनिसेलुलर। अगर बहुत सारे सेल होंगे तो क्या वो आपस में जुड़ भी जाएंगे? सेल्स के ग्रुप को, सेल्स के जुड़ने को क्या बोलते हैं? टिश्यू। तो यहां पे क्या बन जाता है? लूज टिश्यू बन जाता है। लूज टाइप का टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन कहां पे मिलता है? नीट 2019 का पीवाईक्यू है। लूज टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन कहां पे मिलता है? फंजाई किंगडम के अंदर मिलता है। अंडरस्टूड और नॉट?
यहाँ पे हमने लिखा है मल्टी सेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर जितने भी फंगस मिलते हैं वो सभी मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन भी है। क्या है एक्सेप्शन? एक्सेप्शन है यीस्ट का। यीस्ट कैसा होता है? ये यूनिसेलुलर ही होता है भाई। पूरा फंजाई किंगडम कैसा है? मल्टी सेलुलर, लेकिन यीस्ट कैसा होता है? यूनिसेलुलर होता है। अंडरस्टूड और नॉट? अगर मैं बात करूं प्लांट्स की, तो ऑब्वियस सी बात है, प्लांट एक बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर बहुत सारे सेल्स हैं, यानी कि मल्टी सेलुलर है। ये भी कैसा है? मल्टी सेलुलर। एनिमल्स भी कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। इस मल्टी सेलुलर के अंदर क्या सेल्स बहुत सारे हैं तो जुड़ेंगे, टिश्यू बनेगा। टिश्यू जब जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? ऑर्गन बनेगा। यानी कि यहाँ पे क्या मिलते हैं? ऑर्गन्स मिलते हैं। प्लांट के अंदर क्या मिलते हैं? टिश्यू तो मिलते ही हैं ऑब्वियसली, क्योंकि टिश्यू तो यहाँ पर ही बन गए। प्लांट्स के अंदर ऑर्गन्स भी मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। अंडरस्टूड और नॉट? अगर हम एनिमल की बात करें, यहाँ पे टिश्यू तो ऑब्वियसली मिलेगा ही मिलेगा, ऑर्गन भी ऑब्वियसली मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पे सिस्टम भी मिलना स्टार्ट हो जाता है। क्या मिलता है? सिस्टम। जैसे ऑर्गन सिस्टम भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम और रिप्रोडक्शन सिस्टम। इतने सारे सिस्टम हैं किसी भी बॉडी के अंदर। ऑर्गन्स तो बहुत सारे, जैसे स्टमक है, लीवर है, हार्ट है, ये सब ऑर्गन है। टिश्यू भी बहुत सारे, जैसे ग्लैंडुलर टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, बहुत टाइप के हैं। तो एनिमल्स के अंदर ये सब मिलते हैं, प्लांट्स के अंदर ऑर्गन मिलते हैं। यहाँ पे सिस्टम नहीं मिलते हैं, यहाँ पे टिश्यू मिलते हैं। यहाँ पे एक ही टिश्यू बना है, वो भी लूज टाइप का है। फंगस के अंदर जितने भी टिश्यू हैं वो लूज टाइप के टिश्यू हैं। अंडरस्टूड और नॉट? और यहाँ पर यूनिसेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि टिश्यू, ऑर्गन या फिर ऑर्गन से सिस्टम अभी तक बने ही नहीं है, एक ही सेल है। जब एक सेल में थोड़ा इवोल्यूशन हुआ और फंगस का निर्माण हुआ, तो वो एक एक जो सेल थे वो आपस में जुड़े। जब जुड़े तो टिश्यू बना, उसी को बोला लूज टिश्यू। जब लूज टिश्यू आपस में जुड़े तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू बना होगा। जब कॉम्प्लेक्स टिश्यू जुड़े तो क्या बना? ऑर्गन बना। किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर। जब ये ऑर्गन्स जुड़े तो क्या बना होगा? सिस्टम बना होगा। किसके अंदर? एनिमल्स के अंदर। अगर आपको लग रहा है कि इवोल्यूशन कुछ ऐसे हुआ है, मोनेरा से प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा से फंजाई, फंजाई से प्लांट और प्लांट से एनिमल, तो आपको गलत लग रहा है। इवोल्यूशन का अगर मैं ऑर्डर लिखूं आपके सामने, सबसे पहले इवोल्व हुए थे मोनेरा। कौन हुए थे? मोनेरा। मोनेरा से इवोल्व हो गए प्रोटिस्टा। क्या हो गए? प्रोटिस्टा। इन प्रोटिस्टा से एक तरफ तो बन गए फंजाई। क्या बन गए? फंजाई। दूसरी तरफ बन गए प्लांट्स। क्या बन गए? प्लांट्स। तीसरी तरफ बन गए एनिमल्स। क्या बन गए? एनिमल्स। बेसिकली फंजाई से बन गया फंगस किंगडम, प्लांट से बन गया प्लांट ही, एनिमल से बन गया एनिमेलिया किंगडम। अंडरस्टूड और नॉट? यानी कि ये इवोल्यूशन का करेक्ट रिलेशनशिप है, करेक्ट ऑर्डर है। ये जो हम कल्पना कर रहे हैं इस टेबल के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं हुआ था, इवोल्यूशन कुछ ऐसा हुआ था। यानी कि ये तीनों ही किससे इवोल्व हुए हैं? प्रोटिस्टा से इवोल्व हुए हैं बेसिकली। तो मैं उम्मीद करता हूं टेबल के जो 3 पॉइंट है ये बहुत अच्छे से क्लियर हुए हैं आपके सामने। अगला पॉइंट मैं आपके सामने समझाता हूं सेल वॉल का। देखो, कैरोलस लिनियस आए थे, है ना, अपना बाइनोमियल नोमेनकल्चर का सिस्टम लेके। उन्होंने कहा था कि जिनके अंदर भी सेल वॉल होगी उससे किस में रखूंगा? मैं प्लांट्स में रखूंगा, प्लांटिंग किंगडम में। लेकिन आर.एच. व्हिटेकर की ये जो 5 किंगडम है इनमें उनकी लिमिटेशंस को क्रॉस किया गया और थोड़ा सा बढ़िया क्लासिफिकेशन किया गया। उन्होंने बैक्टीरिया को, फंजाई को, सबको प्लांटी में रख दिया था भाई। किन्होंने? कैरोलस लिनियस ने। लेकिन जब आर.एच. व्हिटेकर आए थे उन्होंने बैक्टीरिया को निकाल के कहाँ फेंका? मोनेरा में फेंका। फंजाई को निकाल के अलग ही किंगडम बना दिया। तो अब हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं बेसिकली? सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल कैसी है? जो बैक्टीरिया होता है, अगर आपने थोरेक्स पे सेल चैप्टर पढ़ा है तो पूरे बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पढ़ाया था। उसके अंदर सेल वॉल किसकी बनी होती है आपको लिखाया था। क्या लिखाया था? पेप्टिडोग्लाइकन्स। क्या लिखा था? पेप्टिडोग्लाइकन्स। नाम को बहुत ध्यान से देखेंगे। पेप्टिडो का मतलब होता है प्रोटीन, और प्रोटीन बनता है एमिनो एसिड से। बायोमोलिक्यूल्स में सिखा चुका हूं, प्रोटीन बनता है एमिनो एसिड से। अंडरस्टूड और नॉट? ग्लाइकन्स का मतलब है ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजन किसकी यूनिट है बेसिकली? कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट को आप शुगर भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? शुगर। यानी कि जो पेप्टिडोग्लाइकन है उससे क्या बनती है? बैक्टीरिया की या मोनेरा किंगडम के ऑर्गेनिज्म की सेल वॉल बनती है। उस पेप्टिडोग्लाइकन्स के अंदर क्या होते हैं? एमिनो एसिड्स होते हैं और शुगर होते हैं। 2 टाइप की शुगर होती है। कौन कौन सी? एक तो नाग होती है और एक क्या होती है? नाम होती है। पूरा नाम क्या है? एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन या एन एसिटाइल ग्लूकोसामिक एसिड। इसकी पूरी फॉर्म क्या है? एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। 2 टाइप के एसिड है जो क्या है? एक टाइप के शुगर है।
उस शुगर के साथ अगर एमिनो एसिड जुड़ते हैं तो क्या बनता है, पेप्टिडोग्लाइकन्स बनता है, और ये पेप्टिडोग्लाइकन्स मिलकर क्या बनाता है, बैक्टीरिया की सेल वॉल बनाता है। अंडरस्टूड और नॉट? तो बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी है, मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन्स। अंडरस्टूड और नॉट? अंडरस्टूड ऑब्वियसली। अब मैं बात करता हूं जितने भी एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स के अंदर तो सेल वॉल होती नहीं है, तभी तो कैरोलस लिनियस ने प्लांट और एनिमल को अलग अलग किया था, इसमें सेल वॉल है इसमें नहीं है। इसी प्रकार यानी कि यहां पे सेल वॉल है ही नहीं, बात ही खत्म, गया, है ना। प्लांटी की अगर मैं बात करूं, प्लांट्स के अंदर सेल वॉल किसकी बनती है, सेल चैप्टर अगर पढ़ा है तो पढ़ा होगा, सेलुलोज होता है, पेक्टिन होता है, लिग्निन होता है, एक और वर्ड प्रोटीन भी होता है, एनसीईआरटी में लिखा गया है। यानी कि हम लिखेंगे प्लांट के अंदर किसकी बनती है सेल वॉल, सेल्यूलोज की बनती है, 90% तो सेलुलोज ही होता है, 10% के अंदर और क्या क्या हो सकते हैं, पेक्टिन हो सकता है, लिग्निन हो सकता है, उसके अलावा एनसीईआरटी लिखती है कि प्रोटीन भी हो सकता है। प्रोटीन अलग से याद रखेंगे क्योंकि एनसीईआरटी ने लिखा है, एक्चुअली में होते ये तीन ही है, प्रोटीन का एनसीईआरटी ने लिख दिया इसलिए याद रखना पड़ेगा ही पड़ेगा। एनिमल में सेल वॉल होती नहीं है, प्लांट में इसकी बनी होती है, बैक्टीरिया में इसकी बनी होती है। अब हमें बात करनी है प्रोटिस्टा और फंजाई के बारे में। देखो फंजाई की जो सेल वॉल होती है ना वो काइटिन की बनती है, बायोमोलिक्यूल्स में सिखाया था, काइटिन का यूज क्या है, काइटिन एक बायोमोलिक्यूल है, काइटिन कहां पे होता है, फंजाई की सेल वॉल में, और एक्सोस्केलेटन ऑफ द ऑर्थोपोडा, दोनों लाइनें याद कराई थी, यानी कि फंजाई की सेल वॉल किसकी बनेगी, काइटिन की बनेगी। अंडरस्टूड और नॉट? जो सेलुलोज है वो भी एक कार्बोहाइड्रेट है ना, और जो काइटिन है वो भी एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि ये दोनों कार्बोहाइड्रेट है तो अलग अलग ना। अगर मैं कह रहा हूं कि ये इरेज कर सकता हूं मैं, आई होप यू नोट इट। हम बात कर रहे हैं फंजाई की सेल वॉल किसकी बनती है आखिर। देखो फंजाई की जो सेल वॉल होती है ना वो बनती है काइटिन की, किसकी बनती है, काइटिन की। अगर काइटिन की बनी है तो सेलुलोज की तो ऑब्वियसली बनी नहीं है, यानी एनसीईआरटी लिखती है नॉन सेल्यूलोजिक, क्या लिखती है, नॉन सेल्यूलोजिक, यानी इसमें सेलुलोज नहीं है, नॉन का मतलब नहीं ना, सेलुलोज नहीं है तो क्या है, काइटिन है, तभी तो ऊपर हमने लिखा है काइटिन। अंडरस्टूड और नॉट? इसकी सेल वॉल की बात हो गई, इसकी बात हो गई, इसकी बात हो गई, इसकी भी हो गई, बचा कौन, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंदर कुछ आते हैं डाइनोफ्लेजिलेट्स और डाइएटम्स, वो जो है वो सेल वॉल को रखते हैं, किसको रखते हैं, सेल वॉल को रखते हैं बेसिकली। ये जो सेल वॉल होती है किसकी बनी होती है, सिलिका की बनी होती है, सिलिका कांच, है ना। सिलिका की सेल वॉल कहां पे होती है, डाइएटम और डाइनोफ्लेजिलेट्स के अंदर होती है बेसिकली। लेकिन इस प्रोटिस्टा के अंदर कुछ ऐसे मेंबर भी होते हैं जिनके पास सेल वॉल होती नहीं है, जिन्हें क्या बोलते हैं, प्रोटोजोआ बोलते हैं। जैसे बात करें अमीबा, अमीबा का नाम सुना है गारे, पैरामीशियम नाम सुना है, वो सब क्या है, प्रोटोजोआ है। इन प्रोटोजोआ के अंदर सेल वॉल होती ही नहीं है। अगर सेल वॉल यहां पर नहीं है और यहां पर है तो प्रोटिस्टा के बारे में क्या लिख सकते हैं, सेल वॉल प्रेजेंट इन सम ऑर्गेनिज्म, कुछ में तो प्रेजेंट है, किसके अंदर, डाइएटम और डाइनोफ्लेजिलेट के अंदर। ऐसा भी लिख सकते हैं एब्सेंट इन सम ऑर्गेनिज्म, किसमें एब्सेंट है, प्रोटोजोआ के अंदर एब्सेंट है। यानी कि प्रोटिस्टा किंगडम के कुछ मेंबर में तो सेल वॉल होती है, सिलिका की बनी होती है, और कुछ के अंदर होती नहीं है। जब होती नहीं है तो किसकी बनी होती है, क्या बात करें, है ना। तो ये है एनसीईआरटी की टेबल के 4 पॉइंट। सेल का टाइप कौन सा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कौन सी है, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन क्या है, और सेल वॉल किसकी बनी होती है या फिर कैसी होती है बेसिकली। अगला जो कॉलम बना है टेबल में वो है न्यूट्रिशन के बारे में। यू प्लीज नोट दिस, देन वी डिस्कस अबाउट द न्यूट्रिशन। तो मैं उम्मीद करता हूं नोट कर लोगे आप, पॉज करके नोट कर लेना, है ना। तो अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन के बारे में। सबसे पहली बात तो यार ये न्यूट्रिशन होता क्या है। फूड का नाम तो सुना है, अब ये न्यूट्रिशन क्या होता है ना। थोड़ा न्यूट्रिशन की बेसिक्स बताऊंगा मैं, जिससे कि चीजें क्लियर हो आपके सामने, एकदम मक्खन की तरह क्लियर होनी चाहिए चीजें। देखो जो न्यूट्रिशन होता है ना, किसी पार्टिकल को अपनी बॉडी के अंदर लेना या अंदर नहीं लेना, कुछ केसेस में नहीं लेना भी हो सकता है, उस पार्टिकल से एनर्जी प्राप्त करना, एनर्जी रिसीव करना, इस प्रोसेस का नाम है न्यूट्रिशन। बहुत खतरनाक सी डेफिनेशन लगी होगी, फिर से सुने। किसी भी पार्टिकल का यूज करना, क्या बोल रहा हूं, किसी भी पार्टिकल का यूज करना। अब यूज करने के लिए कुछ ऑर्गेनिज्म पार्टिकल को अंदर भी ले सकते हैं, कुछ बाहर से भी यूज कर सकते हैं।
किसी भी पार्टिकल का यूज करना और यूज करके उससे एनर्जी को लिबरेट आउट करके एनर्जी को अपने अंदर ले लेना, इस प्रोसेस का नाम क्या है? न्यूट्रिशन। अंडरस्टूड और नॉट? और वो जो पार्टिकल है जिसका आप यूज कर रहे हो उसे क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने न्यूट्रिएंट को अपनी बॉडी के अंदर लेगा और उन न्यूट्रिएंट्स से क्या लेगा? एनर्जी लेगा। उस प्रोसेस का नाम है न्यूट्रिशन। या फिर ऐसा भी हो सकता है बॉडी के बाहर न्यूट्रिएंट्स रखे हैं, बाहर उस पे एंजाइम डालेगा और केवल इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को वो सक करेगा, खींचेगा, है ना? तो उस प्रोसेस का नाम भी न्यूट्रिशन है बेसिकली। तो न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है समझाता हूं बिल्कुल ही शॉर्ट में, हालांकि आगे बायोलॉजी में बातें करेंगे ये सब। लेकिन इस टेबल के अंदर बहुत सारे नाम आ रखे हैं, सेप्रोफिटिक, होलोजोइक, डिकम्पोजर्स, उन सब को समझाने के लिए मुझे डिस्कस करना पड़ रहा है। न्यूट्रिशन दो टाइप के हैं, एक तो है ऑटोट्रोफिक। क्या है? ऑटोट्रोफिक। दूसरा है हेट्रोट्रोफिक। क्या है? हेट्रोट्रोफिक। बेसिकली देखो, ऑटो का मतलब ही होता है ऑटोमेटिक और हेट्रो का मतलब होता है दूसरा, है ना? दूसरे पे डिपेंड करेगा ये जो न्यूट्रिशन है, और ये किसी पे डिपेंड नहीं करेगा, ये ऑटोमेटिकली अपने फूड को बनाएगा। ट्रोफिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन। क्या मतलब होता है? न्यूट्रिशन। यहां भी ट्रोफिक कॉमन है जिसका मतलब क्या है? न्यूट्रिशन। ट्रोफिक का मतलब तो न्यूट्रिशन है, ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑटोमेटिकली क्या बनता है? फूड बनता है। अरे भाई, फूड क्या है? न्यूट्रिएंट का ही दूसरा नाम है। जिस पार्टिकल का यूज करते हैं एनर्जी लेने के लिए उसी का नाम क्या है? फूड, कॉमन लैंग्वेज में। और साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या है? उसी का नाम न्यूट्रिएंट्स है। इस न्यूट्रिएंट को अगर ऑटोमेटिकली बनाया जा रहा है उसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा, तब उस न्यूट्रिशन को बोलेंगे ऑटोट्रोफिक। अगर उस न्यूट्रिएंट को, उस फूड को, उस पार्टिकल को किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से लिया जा रहा है और एनर्जी प्राप्त की जा रही है तो उसे क्या बोलेंगे? हेट्रोट्रोफिक बोलेंगे। अगर फूड को अपने आप बनाया जा रहा है तो क्या है? ऑटोट्रोफिक। अगर फूड को दूसरे से लिया जा रहा है तो क्या है? हेट्रोट्रोफिक। सिंपल शब्दों में, अगर टेक्निकल वर्ड्स में बोलूं तो इट इज ए न्यूट्रिशन इन विच द पार्टिकल फॉर एनर्जी इज मेड बाय इट्स ओन ऑर्गेनिज्म। उसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा वो पार्टिकल बनेगा और यहाँ पे उस पार्टिकल को दूसरे ऑर्गेनिज्म से खींच कर या फिर वो ऑर्गेनिज्म दे रहा हो आराम से लिया जाएगा। बेसिकली दो टाइप के क्या है? न्यूट्रिशन है हमारे सामने। ऑटोट्रोफिक भी दो टाइप का हो सकता है। आपके दिमाग में ऑटोट्रोफिक नाम से ही पेड़ आ जाते हैं, फोटोसिंथेसिस करने वाले पेड़ आ जाते हैं, लेकिन ऑटोट्रोफिक का वो एक टाइप है। ऑटोट्रोफिक कितने टाइप का होता है? ध्यान से सुनना। एक हो सकता है फोटो ऑटोट्रोफिक। क्या हो सकता है? फोटो ऑटोट्रोफिक। एक हो सकता है कीमो ऑटोट्रोफिक। क्या हो सकता है? कीमो ऑटोट्रोफिक। ऐसा ऑटोट्रोफिक जिसमें फोटो, फोटो का मतलब ही होता है फोटोन, पार्टिकल ऑफ द लाइट, यानी कि ऐसा ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन जिसमें लाइट का यूज हो, वो क्या है? फोटो ऑटोट्रोफिक। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? फोटोसिंथेसिस, है ना? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक टाइप का क्या है? न्यूट्रिशन ही है, जो किस में होता है? ग्रीन प्लांट्स में होता है, कुछ बैक्टीरिया में भी होता है, बात करेंगे हम। फोटो का मतलब है लाइट, है ना? और सिंथेसिस का मतलब क्या है? फॉर्मेशन करना। यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है? ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। डिटेल में जब पढ़ेंगे तो हवा में करेंगे फोटोसिंथेसिस को, डोंट वरी। दूसरा ऑटोट्रोफिक का टाइप है कीमो ऑटोट्रोफिक। कीमो का मतलब ही होता है केमिकल्स। केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है, उस रिएक्शन के दौरान अगर कोई एनर्जी बाहर निकल रही है तो उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उस एक्सोथर्मिक रिएक्शन से जो एनर्जी बाहर निकल रही है, उस एनर्जी को अगर कोई ऑर्गेनिज्म ले लेता है और अपना जीवन व्यापन करता है तो उस ऑर्गेनिज्म ने कौन सा न्यूट्रिशन किया? कीमो ऑटोट्रोफिक। क्या उस ऑर्गेनिज्म ने अपना फूड पार्टिकल खुद बनाया? नहीं बनाया। तो ये कौन सा होगा? सॉरी, ध्यान से सुनो। जब वो केमिकल रिएक्शन हो रही है तो क्या उस ऑर्गेनिज्म ने उस केमिकल रिएक्शन को किया? भाई केमिकल रिएक्शन कहां पे होती है? बॉडी के अंदर, है ना? क्या उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रही है? उन रिएक्शन से जो एनर्जी मिल रही है उस एनर्जी को ऑर्गेनिज्म ने लिया है और वो ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है? अपना जीवन यापन कर रहा है बेसिकली। अगर उस केमिकल रिएक्शन को उस ऑर्गेनिज्म ने खुद किया है तो वो क्या हो गया? ऑटोट्रोफिक हो गया, क्योंकि उस केमिकल रिएक्शन में केमिकल्स इन्वॉल्व है, लाइट इन्वॉल्व नहीं है। क्या इन्वॉल्व है? केमिकल इन्वॉल्व है, तो उसे क्या बोलेंगे? कीमो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन बोलेंगे। जैसे एग्जांपल लिखूं, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, है ना?
आयरन सल्फर बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरिया है ये कीमो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन को शो करते हैं। ऑटोट्रोफिक के दो टाइप होते हैं, हेट्रोट्रोफिक के तो बहुत सारे टाइप होते हैं। जिससे एक होता है पैरासिटिक, क्या होता है? पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड हो जाता है। जैसे हमारे सर में क्या होती है, लाइज होती है, जुएं होती है ना, वो जुएं क्या करती है, हम पे 100% डिपेंड है। तो वो जो लाइस है वो अपना न्यूट्रिशन कहां से ले रही है, हमसे। क्या वो हेट्रोट्रोफिक हो गया? ऑब्वियसली हो गया। कौन से टाइप का हेट्रोट्रोफिक है? पैरासिटिक है। एक और बात करते हैं हम, जैसे कि सिम्बायोटिक है, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। जैसे आपने सुना होगा लेग्यूमिनोसी प्लांट, जो दालों वाले पेड़ होते हैं, उनकी जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। वो बैक्टीरिया उस प्लांट से क्या लेता है? न्यूट्रिशन लेता है। क्या बैक्टीरिया खुद अपना न्यूट्रिशन नहीं बना रहा है, प्लांट से ले रहा है, इसलिए किसका टाइप हो गया? हेट्रोट्रोफिक का टाइप हो गया। लेकिन कौन सा वाला? सिम्बायोटिक। क्योंकि उस बैक्टीरिया से उस पेड़ को भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट है, कुछ ना कुछ बेनिफिट है, इसलिए क्या हो गया? सिम्बायोटिक हो गया। यहाँ पर एक को बेनिफिट होता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्या होता है? नुकसान होता है। यहाँ पे दोनों ऑर्गेनिज्म के क्या होता है? बेसिकली प्रॉफिट होता है। ये इकोलॉजी में और डिटेल में सीखेंगे, प्लस माइनस। अभी जितना समझ में आ रहा है मोर देन सफिशिएंट है। ये वर्ड्स टेबल के अंदर लिख दिए एनसीईआरटी ने, इसलिए मुझे ये टॉपिक डिस्कस करना पड़ रहा है। आई होप यू गॉट इट माय पॉइंट। सिम्बायोटिक के बाद में अगर मैं बात करूं तो सेप्रोफिटिक, सेप्रोफिटिक भी होता है हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन का टाइप। सेप्रोफिटिक जैसे फंजाई है ना, जैसे सेप्रोफिटिक का मतलब समझो, सेप्रोफिटिक के अंदर ऑर्गेनिज्म जो है उस पार्टिकल को अंदर नहीं लेता है। एक हो गया सेप्रोफिटिक, एक होता है होलोजोइक, दोनों को एक साथ समझो। ये कोई ऑर्गेनिज्म है, लो, है ना, ये ह्यूमन बनाया है मैंने, कोई ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल लेते हैं। ह्यूमन ये शो नहीं करता है ना। जैसे सेप्रोफिटिक का अगर बात करें तो कोई फंजाई ले लो, ये कोई फंगस है बेसिकली, है ना। इस फंगस को यहाँ पे पड़ा हुआ न्यूट्रिशन लेना है। ये क्या है? इसका फूड पड़ा हुआ है। ये फंगस इस फूड को उठा के खाता नहीं है। दो एग्जांपल लेते हैं, ये जैसे कोई ह्यूमन है, इस ह्यूमन के पास इसका फूड पड़ा है, तो क्या ये ह्यूमन इस फूड को उठा के खाएगा? बेसिकली खाएगा या नहीं है? खाएगा। होल फूड को खा जाएगा, इसलिए इस न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। पूरे के पूरे फूड पार्टिकल को ये अपनी बॉडी के अंदर ले जाना, यही क्या होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। ये फंगस क्या करेगा? ये अपने एंजाइम्स को इस फूड के ऊपर डालेगा बाहर। जब एंजाइम डालेगा तो फूड का डाइजेशन हो जाएगा, फूड टूट जाएगा, और वो जो टूटा हुआ फूड है, डाइजेस्टेड फूड है, इसे एब्जॉर्ब करेगा कौन? ये फंगस एब्जॉर्ब करेगा। यानी कि अल्टीमेटली फूड के जो पार्टिकल थे वो कहां पे आ गए? फंगस के पास आ गए। ये जो टाइप का न्यूट्रिशन है इसे क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूं पैरासिटिक, सिम्बायोटिक, सेप्रोफिटिक और होलोजोइक आपके सामने क्लियर हो चुके हैं। टेबल के अंदर ये सारे वर्ड्स लिखे हैं, एक बार क्लियर होने ही चाहिए थे। हालांकि बायोलॉजी के अंदर अलग अलग चैप्टर्स में इनकी डिटेल्स पढ़ेंगे अलग अलग तरीके से। इसी चैप्टर में जब हम मोनेरा किंगडम को डिटेल में डिस्कस करेंगे तब भी मैं आपको पढ़ाऊंगा कि कौन कौन से न्यूट्रिशन मोनेरा में होते हैं बेसिकली। तो मैं उम्मीद करता हूं पॉज करके आपने नोट कर लिया है। फिर मैं आपको पांचवा टॉपिक समझाता हूं जो इस टेबल के अंदर दिया गया है। चलिए स्टूडेंट्स, पांचवा जो टाइप है वो न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन का मोड क्या है? सबसे पहले बात करेंगे मोनेरा के बारे में। मोनेरा है ना, सबसे पहला किंगडम है हमारा मोनेरा। भाई मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया आते हैं। चलो मोनेरा छोटे ऑर्गेनिज्म है, आंखों से दिखते भी नहीं है, आपने कभी देखे भी नहीं है, इसलिए इनके न्यूट्रिशन का आइडिया लगा पाना थोड़ा मुश्किल है। तो इनको बाद में समझते हैं। पहले हम समझते हैं एनिमल्स और प्लांट, जो आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हो, है ना। आसान चीजों से शुरुआत करनी चाहिए। सबसे पहले समझते हैं एनिमेलिया किंगडम के बारे में। देखो एनिमल्स क्या करते हैं? फूड को खाते हैं, यानी कि हेट्रोट्रोफिक है। कैसे हैं ये? हेट्रोट्रोफिक है। हेट्रोट्रोफिक, हेट्रोट्रोफिक में भी कौन से वाले? मेजोरिटी ऑफ द कैसे होते हैं? होलोजोइक होते हैं, खा जाते हैं। लेकिन कुछ सेप्रोफिटिक भी होते हैं। एनसीईआरटी में वर्ड लिखा है सेप्रोफिटिक। ऐसे कुछ एनिमल्स होते हैं जो अपने एंजाइम्स को बाहर डालते हैं फंजाई की तरह, और डाइजेशन होने के बाद उस फूड के कॉन्स्टिट्यूएंट को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। यानी कि सेप्रोफिटिक भी हो सकते हैं कौन? एनिमल्स।
ट्रू और फॉल्स में पूछा जा सकता है। एनिमल्स कैन बी सेप्रोफिटिक, यस ट्रू स्टेटमेंट हमारे दिमाग में आएगा ही नहीं। अगर एनसीईआरटी के वर्ड को फोकस के साथ नहीं पढ़ा है तो दिमाग में आएगा ही नहीं कि एनिमल्स भी सेप्रोफिटिक हो सकते हैं। हमारा दिमाग पहले ही कहेगा कि सेप्रोफिटिक तो फंजाई होते हैं, लेकिन एनिमल्स भी होते हैं, टेबल में लिखा गया है। अंडरस्टूड और नॉट? एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, सोना नहीं है, प्योर डायमंड है ये। एनिमल्स की अगर बात कर ली तो प्लांट की भी बात कर लेते हैं। जो प्लांटी किंगडम है हम जानते हैं कि ये ऑटोट्रोफिक होते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं कैसे होते हैं, ऑटोट्रोफिक होते हैं। ऑटोट्रोफिक में भी कौन से वाले, फोटो ऑटोट्रोफिक, जिनमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। अगर आपको बायो आती है तो आपके दिमाग में डाउट आएगा कि हमने कुछ ऐसे पेड़ों के बारे में सुन रखा है जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, जो छोटे छोटे एनिमल्स को खाते हैं, जिन्हें इंसेक्टिवोरस प्लांट बोलते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, इंसेक्टिवोरस प्लांट इंसेक्ट को तो खाते हैं लेकिन फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। प्लांटी किंगडम के अंदर आने वाला हर एक ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन कैसे लेता है, फोटोसिंथेसिस से लेता ही लेता है। इसके अलावा और किसी से भी ले सकता है। जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट किससे लेते हैं, इंसेक्ट से लेते हैं। वो इंसेक्ट का क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं ना, उसे होलोजोइक सेप्रोफिटिक की कंडीशन में आप रख सकते हो। लेकिन इसका कोई एक्सेप्शन आपको नहीं मिलेगा, फोटो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन प्लांटी में होता ही होता है। अगर मैं बात करूं फंजाई किंगडम के बारे में तो फंजाई जो होते हैं ऑब्वियसली कैसे होते हैं, हेट्रोट्रोफिक होते हैं। इस हेट्रोट्रोफिक में भी कौन सा वाला, सेप्रोफिटिक टाइप है ना। सेप्रोफिटिक का मतलब है एंजाइम को बाहर फूड पे डालेंगे, फूड का डाइजेशन होने के बाद उसके पार्टिकल्स को अपनी बॉडी के अंदर खींचेंगे, सक करेंगे बेसिकली, ये होता है फंजाई के अंदर। तो अब बचे हैं मोनेरा और प्रोटिस्टा। कौन बचा है, मोनेरा और प्रोटिस्टा। इनका मामला थोड़ा खतरनाक है, ध्यान से देखना नहीं तो गेम ओवर हो सकता है। देखो बात करते हैं मोनेरा के बारे में। मोनेरा के अंदर आते हैं बैक्टीरिया। क्या आते हैं, बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, यानी कि ऑटोट्रोफिक हो सकता है मामला यहाँ पे। ऑटोट्रोफिक, ऑटोट्रोफिक में भी फोटो ऑटोट्रोफिक और कीमो ऑटोट्रोफिक दोनों हो सकता है। फोटो ऑटोट्रोफिक का एग्जांपल है ब्लू ग्रीन एल्गी, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। कीमो ऑटोट्रोफिक का एग्जांपल है आयरन सल्फर बैक्टीरिया। अंडरस्टूड और नॉट? तो तीन एग्जांपल लिखे हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। और एक एग्जांपल लिखा है जो कीमो फोटो ऑटोट्रोफिक करता है, सॉरी कीमो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन करता है, जो है आयरन सल्फर बैक्टीरिया। यानी कि ये दोनों टाइप के न्यूट्रिशन यहाँ पे हो सकते हैं। अगर मैं हेट्रोट्रोफिक की बात करूं, हेट्रोट्रोफिक, हेट्रोट्रोफिक में क्या आता है, पैरासिटिक आता है। इसमें क्या आता है, सेप्रोफिटिक आता है। इसमें क्या आता है, इसमें होलोजोइक आता है। इसमें क्या आता है, इसमें सिम्बायोटिक आता है, सिम्बायोटिक आता है। तो ये कुछ टाइप के क्या हो सकते हैं, हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन हो सकते हैं। इनमें से पैरासिटिक टाइप का होता है बैक्टीरिया में, सेप्रोफिटिक भी कुछ टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन होलोजोइक कोई भी बैक्टीरिया नहीं हो सकता है। होलोजोइक कौन होते हैं, एनिमल्स होते हैं मोस्टली, है ना। कभी भी बैक्टीरिया अपने फूड पार्टिकल को अपनी बॉडी के अंदर नहीं लेता है। बैक्टीरिया नेवर होलोजोइक, ये लाइन बिल्कुल ट्रू है। बैक्टीरिया नेवर होलोजोइक। और बैक्टीरिया सिम्बायोटिक तो होते ही हैं, जैसे राइजोबियम है, फ्रेंकिया है, वगैरह वगैरह। तो ये है मोनेरा का न्यूट्रिशन। मोनेरा में सभी टाइप का न्यूट्रिशन हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता, होलोजोइक। आप यहाँ पे लाइन भी लिख सकते हो, बैक्टीरिया नेवर होलोजोइक। बैक्टीरिया कभी भी होलोजोइक नहीं हो सकते हैं। क्या आपको समझ में आ रहा है, मोनेरा के अंदर बहुत तरह का न्यूट्रिशन है यार। सभी तरीका तो हो सकता है, केवल एक ही तरीका तो नहीं हो सकता, यानी कि इसको डाइवर्स न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्वेश्चन आया था पीवाईक्यू में, क्वेश्चन ये आया था मोस्ट डाइवर्स, क्या आया था, मोस्ट डाइवर्स न्यूट्रिशन कहां पे मिलता है, ये पूछा था, मोस्ट डाइवर्स न्यूट्रिशन। और ऑप्शन क्या क्या दिए थे, ध्यान से देखना, एबीसीडी में लिख रहा हूं। एक ऑप्शन था मोनेरा, दूसरा था एनिमेलिया, तीसरा था प्लांटी, चौथा क्या था, बेसिकली फंजाई। तो इनमें से आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर ए मोनेरा, क्योंकि मोनेरा में इतने तरह का क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं मोनेरा का न्यूट्रिशन हवा में है। चलते हैं प्रोटिस्टा की तरफ और पूछते हैं क्या हालचाल है प्रोटिस्टा के। उम्मीद करता हूं पोज करके नोट कर लिया है।
अब बात करते हैं प्रोटिस्टा के न्यूट्रिशन के बारे में। मामला यहाँ पे भी खतरनाक है, थोड़ा ध्यान से देखना। क्या मोनेरा के अंदर सभी टाइप का न्यूट्रिशन था? यहाँ पर भी सभी टाइप का न्यूट्रिशन है। अगर मैं लिखूं ऑटोट्रोफिक, उसमें भी फोटो ऑटोट्रोफिक और कीमो ऑटोट्रोफिक, तो ये भी होता है, ये भी होता है। अगर मैं लिखूं हेट्रोट्रोफिक, इसमें लिखूं पैरासिटिक, इसमें लिखूं सेप्रोफिटिक, है ना, इसमें मैं लिखूं जैसे होलोजोइक, इसमें मैं लिखूं जैसे सिम्बायोटिक। कौन कौन सा न्यूट्रिशन होता है यहाँ पे, फिर से समझना ध्यान से। प्रोटिस्टा के अंदर फोटो ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, लेकिन केमिकल से एनर्जी लेने वाले ऑर्गेनिज्म नहीं पाए जाते हैं। पैरासिटिक होते हैं, सेप्रोफिटिक होते हैं, होलोजोइक भी होते हैं और सिम्बायोटिक भी होते हैं। यानी कि प्रोटिस्टा नेवर कीमो ऑटोट्रोफिक। प्रोटिस्टा कभी भी कीमो ऑटोट्रोफिक नहीं हो सकते हैं। क्या यहाँ भी जो न्यूट्रिशन है वो डाइवर्स है? बहुत ज्यादा डाइवर्स है। होलोजोइक भी हो रहा है, होलोजोइक जो है काफी ब्रॉड एरिया का न्यूट्रिशन है, केवल कीमो ऑटोट्रोफिक नहीं हो रहा बस, और बाकी सब हो रहा है। जो पहले क्वेश्चन बताया था वो क्वेश्चन तो एग्जाम में आया ही था, उसके अगले साल ही एक और क्वेश्चन आ गया, वही सेम क्वेश्चन, मोस्ट डाइवर्स न्यूट्रिशन। इस बार ऑप्शन को ध्यान से देखना, पहला ऑप्शन वही था मोनेरा, बच्चे पढ़कर भी गए थे, पीवाईक्यू ठोक दिया बच्चों ने और हो गया गेम ओवर। बी में लिख दिया था उन्होंने प्रोटिस्टा, क्या लिख दिया? प्रोटिस्टा। सी में वही रखा फंजाई और डी में लिख दिया एनिमेलिया। बताओ देखे आंसर क्या होगा। अगर पिछले साल वाले को देखे तो मोनेरा सही होना चाहिए था, लेकिन मामला यहाँ पे प्रोटिस्टा का भी दे दिया। पिछले क्वेश्चन में प्रोटिस्टा ऑप्शन में ही नहीं था, इसलिए मोनेरा क्या हुआ था? करेक्ट आंसर हुआ था मोस्ट डाइवर्स न्यूट्रिशन में। लेकिन इस बार प्रोटिस्टा दे दिया है, और प्रोटिस्टा और मोनेरा दोनों में ही मोस्ट डाइवर्स न्यूट्रिशन होते हैं। अगर दोनों ऑप्शन में दे दिए जाए तो करेक्ट आंसर होगा प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में मोनेरा से भी ज्यादा डाइवर्सिटी का न्यूट्रिशन पाया जाता है, जो आपके सामने लिखा गया भी है। तो ये लाइन आप लिख सकते हो, प्रोटिस्टा के अंदर ज्यादा डाइवर्स न्यूट्रिशन है एज कंपेयर टू मोनेरा। 2 साल के अलग अलग क्वेश्चनों से ये लाइन मैंने बनाई है भाई, प्रोटिस्टा में ज्यादा डाइवर्स है मोनेरा की तुलना में। तो ये है एनसीईआरटी की टेबल, जिसका एक एक वर्ड, एक एक कोमा मैंने आपको समझा दिया है। लेक्चर का ड्यूरेशन को थोड़ा छोटा ही रखते हैं, आज यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम मोनेरा से स्टार्ट करेंगे। 5 किंगडम पढ़ लिए हमने, अब इन पांचों की भर भर के डिटेल, जहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, आ सकता है या आया हुआ है, हर एक पॉइंट आपके सामने क्लियर किया जाएगा थोरेक्स के ऊपर, है ना। तो थोरेक्स के साथ जुड़े रहे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।